Hello students, today we are going to do Newton's third laws of motion and conservation of momentum. So now let's start. First we are going to study third law of motion. तो देखेंगे बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मीन्स क्या है इसमें थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि हर एक जो एक्शन है वो क्या होगा, इक्वल होता है किसके, रिएक्शंस के. लेकिन जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है. क्लियर है. चलिए कुछ इसके एप्लीकेशंस यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, जिसमें से यहाँ पे लिखा है, आप सामने देख रहे होंगे बेटा, वॉकिंग इज़ अनेबल बाय थर्ड लॉज. थर्ड लॉ की वजह से थर्ड लॉ जो है एक एप्लीकेशन है हमारा जिसमें वॉकिंग अनेबल होता है. फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या बताया जा रहा है, वॉकिंग इन अनेबल बाय थर्ड लॉज. मतलब थर्ड लॉ जो है वो वॉकिंग जो ये एप्लीकेशन है वॉकिंग का, वो थर्ड लॉ को प्रूफ करता है. जैसे हम बता सकते हैं कि व्हेन वी वॉक ऑन ग्राउंड, जब हम ग्राउंड में वॉक करते हैं तो क्या होता है, हमारा फुट क्या करता है, पुश करता है ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट. एंड क्या होता है, इसके रिटर्न में जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड पुश करता है हमारे फुट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में. मैंने क्या कहा कि जो फुट होता है वो पुश करता है ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में, और जो ग्राउंड होता है वो पुश करता है फुट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो इस तरीके से क्या होता है, हम वॉक करने में क्या होते हैं, अनेबल होते हैं. फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन आर फुट मेक अस वॉक फॉरवर्ड. यही रीज़न है कि जिससे हम क्या होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. चलिए इसका सेकेंड एप्लीकेशन है. इसमें अ बोट मूव्स बैक व्हेन वी डिबोट इट. अब क्या लिखा है यहाँ पे, जब बोट में क्या होता है, जब बोट में मैन वॉक करता है तो दैट कंडीशन में क्या होता है, देखिए लिखा है बोट मूव बैक. अब क्या है, व्हेन वी डिबोट इट, जब हम उसको डिबोट करते हैं तो वो क्या होता है, हम उतरते हैं तो क्या होता है. कभी आपने ये चीज़ नोटिस किया, अगर कोई स्टेशनरी फॉर्म में कोई बोट है, यदि हम उससे उतर रहे हैं तो हम आगे की तरफ चलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वो बोट जो हमारा जो फोर्स है वो आगे की तरफ लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. लेकिन बोट क्या करेगा, जितना आगे एक्शन होगा उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में उतना ही क्या होगा, बोट पीछे की तरफ जाएगा. थर्ड में देखते हैं गन रिकॉल. अब गन के रिकॉल में हम समझ सकते हैं, गन के रिकॉल को हम इस तरीके से समझेंगे कि जब क्या होता है, व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन, जब किसी बुलेट को हम क्या करते हैं, गन से फायर करते हैं तो फोर्स क्या होता है, बुलेट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है. इक्वल फोर्स होता है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो गन पे लगाया जाता है बुलेट के द्वारा. मतलब गन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और बुलेट बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा. बट यहाँ पे होता क्या है, हाई मास किसका होता है ना, ज़्यादा मास किसका होता है, गन का होता है. इसलिए क्या होगा, जो उसमें लिटिल डिस्टेंस होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, किसमें, गन में, और जो हमारी बुलेट होगी वो हाई स्पीड में हाई वेलोसिटी से आगे चली जाएगी. तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं. एक एप्लीकेशन है हमारा गन रिकॉल्स, इसे ही कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट है हमारा रोविंग ऑफ अ बोट. बोट को जब रोविंग करते हैं, आपने देखा होगा कि जब उसको आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा वाटर का फ्लो क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है. उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जो वुमेन होता है, जो कोई बैठा हुआ है बोट में, वो क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा वाटर को, और वाटर का फ्लो कैसा होगा. इस तरीके से हमने फोर्थ पार्ट में क्या देखा कि जब यदि अब कभी आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा, कोई नाव चल रही है, उसको कोई चला रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो ओर्स होते हैं उससे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है. जितना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो चलाने वाला होता है वो जितना लगाता है उतना ही इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमारे वाटर के द्वारा भी लगता है. जो वाटर उसमें रिवर में, लेक में, जिसमें भी फ्लो होती है, ठीक है, मतलब इक्वल होता है लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है. तो इस तरीके से हमने देखा थर्ड लॉ के कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे. अब नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है. व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, जब कोई दो या दो से अधिक बॉडी एक दूसरे पे क्या करती हैं, एक दूसरे से अटैक्ट होती हैं, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. तो उन दोनों का जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट ही होता है, कोई भी मतलब लॉस नहीं होता किसी एक का, ठीक है, वो क्या होता है, कंजर्व होता है. प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, और जब उसमें क्या है, कोई भी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा किसके बेटा,
फाइनल मोमेंटम के। जैसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। सपोज हम समझते हैं कि देखिए यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है डायग्राम में, यहाँ पे दो बॉडी, हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं m1, एक ऑब्जेक्ट का मास है हमारा m1 और सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास है यहाँ पे m2। अब जब दोनों एक दूसरे से जब उनमें कोलाइजन होता है, वो आपस में टकराते हैं, तो क्या होता है, जो फर्स्ट वाला जो हमारा m1 है ना, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1, ठीक है। मतलब ये दोनों आपस में, ये हमारा A और B क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट है, इनका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम जो है वो क्या है, u1 है, और इसकी m2 की भी क्या है, u2 है। मतलब दो ऑब्जेक्ट लिए हमने, दोनों का क्या है, ये वेलोसिटी है, क्या है ये, u1 और u2। अब देखेंगे आगे बेटा, स्ट्राइक ईच अदर, जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, उसके बाद जो m1 हमारा ऑब्जेक्ट है ना, जो A ऑब्जेक्ट था, उसके जिसका मास m है, उसकी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, v, ठीक है। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी जो b है, उसकी क्या हो जाती है, उसकी हो जाती है v2। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, टकरा। तो इसको हम एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके समझा सकती हूँ बेटा। देखिए जैसे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई सपोज टू ऑब्जेक्ट a एंड b, ओके, each ऑफ मास m1 एंड मास m2, दोनों ऑब्जेक्ट का, एक का m1 है और एक का m2 है, आर मूविंग इनिशियली विथ वेलोसिटीज u1 एंड u2। मतलब एक की इनिशियल वेलोसिटी u1 है, दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी u2 है। स्ट्राइक ईच अदर आफ्टर टाइम t, वो एक दूसरे से टकराते हैं t टाइम, उनको टकराने में जो टाइम लगता है वो क्या है, t है। एंड स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटीज़ v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। और इस तरीके से आफ्टर कोलाइजन उनकी जो वेलोसिटी में चेंजेस आता है, ऑब्जेक्ट 1 का v1 हो जाता है फाइनल वेलोसिटी, और ऑब्जेक्ट b का v2 हो जाती है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से ये दिखाया गया है, m1 m2 u1 u2 ab हमारे जो दो ऑब्जेक्ट हैं आफ्टर कोलाइजन, जो ऊपर मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट a। पहले ऑब्जेक्ट A का इनिशियल मोमेंटम हम देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, m1 u1, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B m2 u2। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A m1 v1, और फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B m2 v2। तो इस तरीके से हमने देखा इनिशियल और फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B का। इससे ये इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले ही बताई, क्या नाम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि मोमेंटम इज़ नेवर क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ना तो हम मोमेंटम को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए। अब ए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हैं। तो ये हम लेंगे बेटा f1, है ना, f1 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1। फाइनल मोमेंटम को माइनस करेंगे इनिशियल मोमेंटम से, और जो टाइम हमारा लग रहा है इसमें वो है हमारा t। तो देखते हैं, इस तरीके से हमने देखा m1 हमने कॉमन ले लिया, दोनों में है, तो क्या आ गया, v1 माइनस u1। इस तरीके से हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अभी हमने ऑब्जेक्ट A का देखा था, B का देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन B। तो इसके लिए हम f2 लिख लेंगे, f2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन में t। ये हमारे B ऑब्जेक्ट का क्या है, चेंजेस, टोटल जो उसके मोमेंटम में चेंजेस आता है वो। इस तरीके से हमने देखा दूसरी इक्वेशन हमें मिल गई, m2 हमने कॉमन ले लिया, v2 माइनस u2 अपॉन में t। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम देखेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम बोल सकते हैं f1 इज इक्वल टू माइनस f2। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स अप्लाई करता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे, बट केवल क्या होता है, उसके डायरेक्शन में चेंजेस आता है। डायरेक्शन में चेंजेस आने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, माइनस f2। अब आगे हम देखते हैं दोनों को, यदि हम लेते हैं दोनों इक्वेशन को, जो हमारी फर्स्ट और सेकेंड थी। फर्स्ट थी जो ऑब्जेक्ट ए के मोमेंटम में चेंज था, वो क्या था, m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1 अपॉन में t इज इक्वल टू इक्वल होगा किसके, m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2 अपॉन में t। तो ये हमारी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आगे हम देखते हैं m1 v1 माइनस m2 v2। हम फाइनल मोमेंटम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट ए की और ऑब्जेक्ट बी दोनों की। इस तरीके से हमने देखा जो ए
इसकी जो फाइनल मोमेंटम से हमने इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम रखा दोनों की, है ना। यहाँ पे हमने दोनों की इनिशियल मोमेंटम को लिया, तो इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं m1 u1, मतलब इनिशियल मोमेंटम है एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट की और दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल मोमेंटम को हम ऐड करेंगे। फर्स्ट दोनों की हम फाइनल और दोनों की इनिशियल मोमेंटम को ऐड करेंगे इज इक्वल टू दोनों की फाइनल जो मोमेंटम में चेंजेस आ रहा है उनको दोनों को ऐड करेंगे। तो क्या देख रहे हैं हम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल है किसके, फाइनल मोमेंटम के। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। आई होप यू अंडरस्टैंड।